लास्ट क्लास हुआ था, लास्ट क्लास में हम लोगों ने आपका जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट है ना बेटा, मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट, इसको डिस्कस किया था। या आप कह सकते हो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो इंट्रोडक्शन है उसको हमने डिस्कस किया था अच्छे से रिवीजन के तौर पर, क्योंकि हम लोग एग्रीगेट डिमांड वाले चैप्टर पर पहुंच चुके हैं और आई होप वो 5वां या 6वां चैप्टर है। ठीक है, और आपके लिए एक बहुत बड़ा अपडेट, शायद आपको पता होगा, वैसे मैं वीडियो भी डालूंगा कि अब आपके जो एग्जाम है बेटा वो 2 पार्ट में होंगे। यानी कि एक फर्स्ट टर्म जो होगा आपका नवंबर दिसंबर में, और एक होगा सेकंड टर्म जो होगा आपका मार्च अप्रैल में। 50% कोर्स यहाँ, 50% कोर्स यहाँ। नवंबर दिसंबर वाले जो पेपर होंगे वो आपके एमसीक्यू टाइप होंगे, है ना। तो उसी तरीके से हम लोग तैयारी करेंगे, उसी तरीके से हमारा रिवीजन चलेगा, सारी चीजें उसी तरीके से करेंगे, है ना। एंड इन माय पॉइंट ऑफ व्यू कि ये क्या हुआ है, मेरे हिसाब से जो भी हुआ है बहुत ही सही हुआ है बेटा, तैयारी भी अच्छे से कर सकते हैं अपन। चलिए, तो अब हम वापस से आपका एग्रीगेट डिमांड को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, और इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बार अगेन बताऊंगा कि सर व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चे उस दिन क्लास में नहीं थे। ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड क्या था सर? एग्रीगेट डिमांड क्या था कि मैंने आपको बताया था कि मार्केट में हमारे 4 सेक्टर हैं। एक है हमारा हाउस होल्ड सेक्टर, एक है हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर, एक है हमारा गवर्नमेंट सेक्टर, और एक है हमारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये 4 सेक्टर होते हैं। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आपको मालूम ही होगा, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट आपका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कहलाता है। तो ये 4 सेक्टर आपके मार्केट में काम करते हैं। इन चारों सेक्टर्स द्वारा एक साल के अंदर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पर कितना खर्च करने के लिए सोचा जा रहा है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पर कितना खर्च करने के लिए सोचा जा रहा है, उसको हम क्या कहते हैं बेटा? एग्रीगेट डिमांड। सोचा जा रहा है, सोचा जाने का मतलब ये अभी प्लान्ड है। ठीक, यानी कि एग्रीगेट डिमांड हमारा क्या हुआ सर? एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है जो मार्केट में हमारे चारों सेक्टर्स हैं, इन सेक्टर्स द्वारा जो हमारी डिमांड है करने की सोचा जा रहा है, उसको, उसके टोटल को हम क्या कहते हैं? एग्रीगेट डिमांड। यहां तक कोई दिक्कत है आपको? यहां तक कुछ पूछना है किसी को? एडी क्लियर हुआ? क्या है एडी? ये एडी, एडी क्या है? एडी, एडी एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड क्या है सर? एग्रीगेट डिमांड हमारा जो चारों सेक्टर्स होते हैं, उन चारों सेक्टर्स द्वारा जो गुड्स पर खर्चा करने की, यानी कि परचेज के लिए खर्चा करने की सोची जा रहा है, उसे हम कहते हैं एडी। तो जब भी हमारे इकोनॉमिक्स में कोई चीज सोची जाती है उसको हम कहते हैं एक्स एंड, यानी कि प्लान। और जब वो रियल में हो जाता है उसको हम कहते हैं एक्स पोस्ट, यानी कि एक्चुअल। ठीक है, जब हम इकोनॉमिक्स में किसी चीज को सोचते हैं तो वो क्या कहलाता है? एक्स एंड कहलाता है। और जब वो रियल में हो जाएगा तो हम उसको क्या कहते हैं? एक्स पोस्ट। ये आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो ये तो था आपका एडी। अब एडी के
कुछ कंपोनेंट्स होते हैं बेटा, कंपोनेंट्स यानी कि जिससे आपका एडी बनता है, जिसमें एडी मिला हुआ है, आप जो भी कह सकते हो, उसको समझते हैं, उसको देखते हैं। उसको देखने से पहले मैं आपको कुछ डेरिवेशन बताता हूं। देखो कुछ फॉर्मूले हैं। फॉर्मूला नंबर 1, एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1। एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1, ये एक फॉर्मूला है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, एपीएस इज इक्वल टू 1 माइनस एपीसी। ठीक है ना। तो आपको ये प्रूफ करना आना चाहिए कि सर ये डेरिवेशन जो है एपीसी प्लस एपीएस इक्वल टू 1, इसे प्रूफ कैसे करेंगे। देखो एपीसी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सी अपॉन वाई, और एपीएस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एस अपॉन वाई इज इक्वल टू 1। वाई का हम लोगों ने यहाँ कॉमन ले लिया, ऊपर सी प्लस एस इज इक्वल टू 1, और जो y का फॉर्मूला होता है वो होता है c प्लस एस, यानी कि c प्लस एस की जगह मैं y लिख सकता हूं, नीचे भी y इज इक्वल टू 1। तो हेंस प्रूव्ड कि एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1। ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको। यहां तक आपको एडी पूछना हो, एग्रीगेट डिमांड क्या होती है सर, एक्स एंड क्या होता है, एक्स पोस्ट क्या होता है, एपीसी प्लस एपीएस कल टू 1 को प्रूफ कैसे करते हैं, यहां तक आपको कुछ पूछना है बेटा, कोई डाउट आपको। सी प्लस एस कल टू वाई, सी का मतलब कंजप्शन, एक्स का मतलब सेविंग, और कंजप्शन प्लस सेविंग इज इक्वल टू इनकम। जब भी हम जितना भी पैसा कमाते हैं उस इनकम के दो भाग हो जाते हैं, एक हमारा कंजप्शन हो रहा है, एक को हम कंज्यूम कर रहे हैं, और एक को हम सेव कर रहे हैं। क्लियर है बेटा। चलिए कंपोनेंट्स ऑफ एडी। अब कंपोनेंट्स ऑफ एडी का मतलब होता है कि एडी के पार्ट में क्या क्या आता है। एडी आपका जो कंपोनेंट है उसमें देखो आपके दो पार्ट होते हैं, एक यहां पर होती है क्लोज्ड इकोनॉमी, और एक होती है ओपन इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी में फर्क क्या है सर। क्लोज्ड इकोनॉमी देखो नाम से ही समझ में आ रहा है कि क्लोज्ड इकोनॉमी मैं किसी को भी आने नहीं दूंगा। कहां पर, इंडिया में, यानी कि बाहर से एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होगा। तो कितने सेक्टर रह गए सर, एक हमारा हाउस होल्ड सेक्टर, एक हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर, और एक हमारा गवर्नमेंट सेक्टर। ये तीन सेक्टर रह गए। लेकिन क्लोज्ड इकोनॉमी में भी दो इकोनॉमी होती हैं, एक टू सेक्टर इकोनॉमी और एक थ्री सेक्टर इकोनॉमी। टू सेक्टर इकोनॉमी की बात करी जाएगी तो वो होगा हाउस होल्ड सेक्टर प्लस प्रोड्यूसर सेक्टर। ये सी प्लस आई सर कैसे आ गया, जो मन में आया वो लिख देते हो बिना बताए। बेटा हम अगर फर्स्ट चैप्टर की बात करें वहां पर हमने समझा था कि जो खर्चा हाउस होल्ड सेक्टर करता है उसको हम कहते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर, और कंजप्शन एक्सपेंडिचर का मैंने यहाँ पर सी दिया है, और जो खर्चा प्रोड्यूसर सेक्टर करता है उसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और उसका मैंने यहाँ पर आई लिया है। ठीक। और अगर बात करी जाएगी क्लोज इकोनॉमी की, थ्री सेक्टर इकोनॉमी, तो यहां पर क्या होगा, सी प्लस आई प्लस जी, कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और प्लस गवर्नमेंट। क्लियर है हुआ बेटा। तो ये तो है सर क्लोज इकोनॉमी। क्या होगा जब हमारी ओपन इकोनॉमी होगी, ओपन इकोनॉमी होगी तो हम सभी को कहेंगे आओ प्यारे वीरो आओ, और जो चाहिए वो ले जाओ।
है ना। आओ प्यारे वीरों आओ और जो भी चाहिए उसको ले जाओ। तो यानी कि वीरों यहाँ पर हमारा कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी आता है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी आता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी आता है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी आता है। सारे सेक्टर्स आते हैं, सारे सेक्टर्स आते हैं, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, सारे सेक्टर्स आते हैं। तो ये तो थे कंपोनेंट्स। अब मैंने अभी आपसे बात करी थी एपीसी और एपीएस। तो देखो एपीसी का मतलब था एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अगर आप कितना भी कमाते हैं उसका एक एवरेज आप कितना कंज्यूम करते हैं, कंजप्शन करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है सी अपॉन वाई, कंजप्शन अपॉन इनकम। और एमपीसी, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे कितना आपका कंजप्शन बढ़ रहा है इनकम के हिसाब से, उसको कहते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। डेल्टा का मतलब कितना कंजप्शन चेंज हुआ। सेम ऐसे ही एपीएस होता है। एपीएस का मतलब सर एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। सेव तो उसका फॉर्मूला क्या है, एस अपॉन वाई। एपीसी का मतलब सर कितनी इनकम पर आप एक एवरेज कितना सेव करते। और एमपीएस यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, जिसका फॉर्मूला होगा डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। तो अब यहां पर एक छोटा सा हम न्यूमेरिकल करेंगे। ये फॉर्मूले फटाफट आप लोग नोट कर लीजिए ताकि आपको क्वेश्चन करने में समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आए। और जैसे ही नोट डाउन हो जाए मुझे बताइएगा बेटा। ओके, बाकी सभी बच्चों का हुआ बेटा? ठीक है, चलिए देखो y यानी कि इनकम दे रखी है आपको 0, 20, 40, 60, 80 और आपको कंजप्शन दे रखा है 20, 30, 40, 50, 60। तो आप पहले तो सेविंग निकालिए, फिर एपीसी निकालिए, फिर एपीएस निकालिए, फिर एमपीसी निकालिए, फिर एमपीएस निकालिए। चलिए फटाफट से पहले तो मुझे बताओ सेविंग सारी, आप लोग के पास 2 मिनट का टाइम है, सेविंग बताइए सारी कितना कितना आएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि कौन बनेगा इकोनॉमिक्स का पति। हुआ बेटा किसी का? सेविंग आई?
फर्स्ट में माइनस की 20, ओके वेरी गुड। और आगे बताओ बेटा, बाकी सब बच्चे कर क्यों नहीं रहे हो? सेविंग बताओ बेटा फटाफट। एक दो ही बच्चे जवाब दे रहे हैं, बाकी क्या कर नहीं रहे आप लोग? देखो, इनकम 0 है तब भी कंजप्शन 20 है। अब इस फंडे को समझना, आपकी इनकम भले ही 0 हो तब भी कुछ ना कुछ आपकी इनकम होगी ही होगी। इसको हम कहते हैं ऑटोनॉमस कंजप्शन। क्या कहते हैं सर? ऑटोनॉमस कंजप्शन। जो कहां से होगी? आपकी सेविंग में से होगी, और जिसकी वजह से आपकी सेविंग क्या चली जाएगी? माइनस में चली जाएगी। तो पहली सेविंग हमारी माइनस के 20, फिर इनकम 20 है, कंजप्शन 30 है, अभी भी माइनस की 10 सेविंग। 40 की इनकम, 40 का कंजप्शन, सेविंग में से कुछ नहीं गया। 60 इनकम हुई, 50 खर्च किए, 10 की हो गई सेविंग। 8 की इनकम हुई, 60 खर्च हुए, 20 की हुई सेविंग। तो आप यहाँ पर एक चीज देख रहे हैं कि जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे कंजप्शन भी बढ़ रहा है, और वैसे वैसे सेविंग भी बढ़ रही है। अब आप एपीसी निकालिए बेटा। एपीसी का फॉर्मूला सी अपॉन वाई, एपीएस का फॉर्मूला एस अपॉन वाई, एमपीसी का फॉर्मूला डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, और एमपीएस का फॉर्मूला डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। कर लेंगे आप लोग? थोड़ा आगे बढ़े कंसेप्ट को लेकर। ठीक है, तो जैसा मैंने अभी आपको बताया था, एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1। ऐसे ही एक और डेरिवेशन होता है, एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। अब ये प्रूफ कैसे करें सर? एमपीसी का फॉर्मूला डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, और एमपीएस का फॉर्मूला डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, और इज इक्वल टू 1। यहां पर हम लोग डेल्टा वाई को ले लेंगे कॉमन। ठीक, तो यहां पर आ गया डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस इज इक्वल टू 1। अब मैंने अभी आपको बताया था y का फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू सी प्लस एस। तो डेल्टा y का फॉर्मूला क्या होगा? डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस। तो यहां पर क्या आ जाएगा? डेल्टा y अपॉन डेल्टा y इज इक्वल टू 1। तो ये कैंसिल, 1 इज इक्वल टू 1। कोई दिक्कत बेटा? कुछ पूछना है किसी को? क्लियर है सब? ठीक है, अब आपको जानने वाली बात क्या है कि सर एडी हमने सीखा, जिसको हम कहते हैं एग्रीगेट डिमांड। एएस क्या होता है? एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई का मतलब होता है मार्केट में जितने भी प्रोड्यूसर हैं एक साल के अंदर कितना प्रोड्यूस करने की सोच रहे हैं। मार्केट में जितने भी प्रोड्यूसर हैं एक साल के अंदर कितना प्रोड्यूस करने की सोच रहे हैं, उसको हम कहते हैं एडी और
एएस। एएस क्या है? एग्रीगेट सप्लाई। मार्केट में जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं वो एक साल के अंदर कितना खर्च करने की सोच रहे हैं। तो अब आपको कुछ बात याद रखनी है, एडी इज इक्वल टू एएस, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। ये पॉइंट हमारा इक्विलिब्रियम हो गया। ठीक, एडी ग्रेटर देन एएस। इस कंडीशन में क्या होता है? इस कंडीशन, ये जो कंडीशन बन गई यहां, इसको हम कहते हैं एक्सेस डिमांड। सर ये कंडीशन कैसे बना होगा? मैंने आपको बताया कि एग्रीगेट डिमांड क्या होता है। एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है हमारा कि मार्केट में जितने भी सेक्टर्स हैं, हाउस होल्ड सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है, प्रोड्यूसर सेक्टर है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, इन सब ने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पर जो खर्चा है वो बढ़ा दिया। अब खर्चा बढ़ा दिया तो क्या होगा? खर्चा बढ़ा दिया तो सीधा सीधा हमारा एडी है वो बढ़ गया। सर अब इस कंडीशन में क्या करेंगे? एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है और प्रोडक्शन कम है, तो हम लोगों को प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। कब तक बढ़ाना पड़ेगा? जब तक कि एडी इज इक्वल टू एएस ना आ जाए। एडी इज इक्वल टू एएस ना आ जाए तब तक हम लोगों को खर्चा बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर? यहां तक बात क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं है? सर क्या हो अगर एडी, सॉरी, एएस ज्यादा हो एडी से? तो इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में का मतलब है कि प्रोडक्शन ज्यादा हो गया सर और डिमांड उतनी है नहीं। इस कंडीशन में हम लोगों को क्या एक्सप्लेन करना है बेटा हिमांशी? एडी इज ग्रेटर देन एएस। एडी इज ग्रेटर देन एएस का मतलब होता है बेटा कि यहाँ पर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, और हमें क्या पॉइंट चाहिए? एडी इज इक्वल टू एएस चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? प्रोडक्शन को बढ़ा देंगे। प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे, और कब तक बढ़ा देंगे? जब तक एडी इज इक्वल टू एएस ना आ जाए तब तक हम प्रोडक्शन को बढ़ा देंगे। क्लियर है? सेम ऐसे ही यहां एएस ग्रेटर देन एडी। इस कंडीशन में क्या है कि सर प्रोडक्शन तो ज्यादा हुआ है, सामान ज्यादा है, लेकिन डिमांड कम है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे? इस कंडीशन में हम लोग प्रोडक्शन को रोक देंगे, बंद कर देंगे। कब तक? जब तक कि जो पिछला जो स्टॉक है वो हमारा निकल नहीं जाता। सो देन एडी कम्स टू इक्वल एएस। ओके, तो इसी को हम ऐसे भी देख सकते हैं, एस इज इक्वल टू आई। एस को हम मान सकते हैं एडी और आई को हम मान सकते हैं एएस। वैसे एस फॉर सेविंग और आई फॉर इन्वेस्टमेंट। एस ग्रेटर देन आई है तो ये वाला फंडा यूज होगा, और एस लेस देन आई है तो ये वाला फंडा यूज होगा। क्लियर? यहां तक कुछ पूछना है? आप में से किसी को यहां तक कुछ पूछना है बेटा? ओके, देखो, जब हमारी एक्सेस डिमांड होती है
जब हमारी एक्सेस डिमांड होती है तो वहां पर जो डिफरेंस क्रिएट हो गया है, जो गैप क्रिएट हो गया है, उसको हम कहते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। और जब हमारी डेफिशिएंट डिमांड होती है, यहां पर एडी लेस देन एएस होता है, तो वहां पर जो गैप क्रिएट हो गया, उस गैप को कहते हैं डिफ्लेशनरी गैप। ठीक है ना। तो अब अगर आपसे इसके रीजन पूछे जाएं कि व्हाट आर द कॉजेस फॉर इन्फ्लेशनरी गैप या व्हाट आर द कॉजेस फॉर डिफ्लेशनरी गैप, तो सिंपल आपको आंसर दोगे कि एक्सेस ऑफ हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, प्रोड्यूसर एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इन कारण की वजह से, इन रीजन की वजह से जो हमारा जो सेक्टर्स है उनकी डिमांड है वो बढ़ गई है। और अगर वहीं डेफिशिएंट डिमांड के बारे में पूछा जाएगा तो यही सेम आप जहां पर इंक्रीज कर रहे थे वहां पर उन्हें डिक्रीज कर देंगे, यानी कि घटा देंगे। ये मेन कॉजेज होते हैं। फिर यहाँ पर कुछ आते हैं आपके एम्प्लॉयमेंट के बारे में, जिसे हम कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट, वॉलेंट्री एम्प्लॉयमेंट और इनवॉलेंट्री। अब फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि जो लोग काम करने लायक हैं उन लोगों को काम मिल रहा है। लेकिन एक चीज आपको याद रखनी है, फुल एम्प्लॉयमेंट डजंट मीन कि कोई भी बेरोजगारी नहीं होगी। फुल एम्प्लॉयमेंट में चाहे फुल एम्प्लॉयमेंट कितना भी हो, एक नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हमेशा रहता ही रहता है। वॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि जिस रेट पर काम करना चाह रहे हैं उस रेट पर काम नहीं मिल रहा तो वो नहीं कर रहे अपनी मर्जी से। इनवॉलेंट्री का मतलब होता है किसी भी रेट पे भैया मिल जाए, बस नौकरी मिल जाए, मैं धन्य हो जाऊं, लेकिन नौकरी मिल ही नहीं रही, उसको हम कहते हैं इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये आपका फुल एम्प्लॉयमेंट, ये आपका वॉलेंट्री और ये आपका इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, तीनों चीज। यहाँ पर जॉब मिल रही है, यहाँ पर जिस रेट से करना चाह रहे हैं उससे नहीं मिल रही और यहाँ पर तो मिल ही नहीं रही, इसीलिए इसको इनवॉलेंट्री कह रहे हैं। ठीक है। चलिए, अब पहली बात तो कुछ मैं पॉइंट लिखाऊंगा जो आपके इस चैप्टर से रिलेट करेंगे एज इम्पोर्टेंट। आपको एक्सप्लेन करना है एडी होता क्या है सर, क्वेश्चन मार्क, एंड एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑल्सो। पहला क्वेश्चन। दूसरा है व्हाट हैपन व्हेन AD is greater than AS or AD is less than AS। तीसरा, APC प्लस APS इज इक्वल टू 1, प्रूव करना है। ठीक है, ये है आपका, एक ये है। ये तीनों क्वेश्चन फटाफट नोट डाउन कर लीजिए बेटा।
सबका नोट हो गया? ठीक है, एक क्वेश्चन करिएगा, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।